हेलो प्यारे प्यारे बच्चा लोग, नीट की तैयारी करने के लिए एकदम मगन हो ना। लेकिन बायो का क्या कर रहे हो? कैसे पढ़ रहे हो बायो? एनसीईआरटी माता तो है ही, है ना। लेकिन एनसीईआरटी देवी के साथ हम भी आपको पढ़ाएंगे नीट के लिए बायोलॉजी। तो मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉक्टर अनुराधा और मैं आ चुकी हूँ आपके लिए नीट की तैयारी के लिए बायोलॉजी में हेल्प करने के लिए। और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ, आज हम शुरुआत करने वाले हैं। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि हमारी 11th की बुक में है क्या क्या, कोर्स क्या है 11th का। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 11th का कोर्स क्या है ना। उसके पहले एक चीज और जाननी पड़ेगी, बायोलॉजी क्या है। चलो देखते हैं बायोलॉजी। ये देखो, किसको बोलते हैं बायोलॉजी? ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का क्या मतलब होगा? क्या हो सकता है इसका मतलब? बायोस मतलब होता है लाइफ, लाइफ जो जीवन है, जैसे कि हम, पेड़ पौधे, हमारे सारे एनिमल्स, बैक्टीरिया, हम सब लोग लाइफ हैं और उसकी स्टडी करेंगे हम, है ना। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, कैसे इवोल्यूशन हुआ, है ना। कैसे सबसे पहले बैक्टीरिया आया, आर्की बैक्टीरिया आया, कैसे उससे इवॉल्व होते 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 हम लोग आ गए। वो पूरी कहानी हमको पढ़नी है। किसकी कहानी? इवोल्यूशन की कहानी, पृथ्वी पर जीवन की कहानी। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ on earth. Biology is story of life on earth, or we can say it's story of evolution of living organisms on earth. इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो चलो, हमने जान लिया बायोलॉजी। अब हम जानते हैं कि हमको 11th क्लास में पढ़ना क्या क्या है। हम 11th क्लास में 5 यूनिट पढ़ने वाले हैं। कितनी यूनिट्स? 5 units. How many units? 5. 1, 2, 3, 4 and 5. कौन कौन सी यूनिट्स होंगी? हम लोग देखते हैं हमारे पास ये सृष्टि कितनी विशाल है, कितने तरीके तरीके के जीव हैं, है ना। कीड़े कोई देख लो, इतने सारे कीड़े हैं, पेड़ पौधे कितने सारे हैं, है ना। एनिमल्स हम लोग नहीं जानते ना, कितने लोगों को तो हर साल तो 15,000 से ज़्यादा स्पीशीज मिल जाती हैं। साइंटिस्ट लोग खोजते रहते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, लिविंग वर्ल्ड में, उसको हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद जब हम डाइवर्सिटी पढ़ लेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो पेड़ और पौधे हैं, उनकी बॉडी कैसे बनी है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है उनकी बॉडी के अंदर हर चीज़। जैसे हम लोग घर में रैक बनाते हैं, उसमें हम लोग सारा सामान कैसे किस शेल्फ में, कैसे किस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल, 3rd यूनिट। पता है, हाँ, सबसे छोटी जो लिविंग थिंग होती है ना, वो सेल होता है। सेल से अगर कुछ छोटा है तो वो जीवित नहीं कहलाएगा। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल। बैक्टीरिया एक सेल का, है ना। हम कितने सारे सेल के बने हैं। तो सेल जो है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है तो हमको उसको पढ़ना चाहिए। हम पढ़ेंगे उसको, बिल्कुल पढ़ेंगे, 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। जब हम सेल जान लेंगे फिर हम देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनके जीवन में जो क्रियाएं चल रही हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं, जो उनकी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है, फिजियोलॉजी, है ना। कैसे खाना खा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे खाना बना रहे हैं, है ना। क्या खाना बनाते हैं पेड़? फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, उसके बाद खाना बनाते हैं,
है ना, शुगर्स। तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। और ह्यूमन में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हम कैसे सांस लेते हैं, हमारा रेस्पिरेशन, ह्यूमन का रेस्पिरेशन, कैसे यूरिन फॉर्म होती है, जो रीनल सिस्टम है ना, उसको पढ़ेंगे। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, किसी का दिमाग तेज है, किसी का कमजोर है, लेकिन नर्वस सिस्टम तो एक जैसे काम करता है ना सबका। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। और बहुत सारे ऐसे सारे सिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं। जेनाइटल सिस्टम, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा माउथ, हमने कैसे खाना खाया, खाना हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट हुआ, हमारी बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुंचा और फाइनली कैसे बाहर निकल गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि हमारे कोर्स में क्या है। 5 यूनिट हो गई। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। 4th वन इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड 5th वन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहला यूनिट देखते हैं। पहले यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स होंगे। जो पहला यूनिट है उसका नाम अभी बताया ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो इतने सारे तरीके के जीव जंतु है ना, वो डाइवर्सिटी हमको पढ़नी है। अब इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चलो देखें चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ये देखो 4 चैप्टर है हमारे पहले यूनिट में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। पहले तो हम जान लें लिविंग वर्ल्ड है क्या, है ना, क्या है ये लिविंग वर्ल्ड। फिर हम जानेंगे, हमने जान लिया कि इतने सारे लोग रहते हैं। अब किसको हम प्लांट बोलें, किसको हम एनिमल बोले, किसको हम बैक्टीरिया बोले, किसको हम फंगस बोले, हम मशरूम खाते हैं ना, किसको किस क्लास में डालना है, किस ग्रुप में डालना है, वो पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, हम क्लासीफाई भी कर देंगे, है ना। बहुत सारे किंगडम होते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, सब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम देखेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट्स हम लोग खाते हैं ना, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट वी विल स्टडी एनिमल किंगडम। तो चलो 4 चैप्टर कौन से हुए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की यूनिट में। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। चलो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर की जब शुरुआत होगी ना एनसीईआरटी में, सबसे पहले एक महान व्यक्ति थे, है ना, उनकी फोटो बनी होगी एनसीईआरटी के पहले, जैसे चैप्टर शुरू होता है ना वहां पे। अब जो वो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, वो थे अर्नस्ट मेयर। कौन थे, अर्नस्ट मेयर, है ना बच्चा लोग, अर्नस्ट मेयर नाम था उनका। ठीक है, और वो कहलाते थे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के डार्विन। डार्विन सब लोग जानते हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो इन्होंने भी, इनका भी इंटरेस्ट इवोल्यूशन की तरफ रहा होगा। तो देखो इन्होंने क्या क्या काम किया। इन्होंने ना ऑर्निथोलॉजी मतलब चिड़िया लोग की स्टडी, ठीक है, टैक्सोनॉमी, जितने जीव जंतु हैं उनको टैक्सा यानी क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करना, अलग अलग क्लासेस में रखना। जियोग्राफी, जू वर्ड होता है एनिमल के लिए यूज। हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं, है ना, वहाँ कितने सारे एनिमल्स होते हैं, जू वर्ड एनिमल्स के लिए यूज होता है। जियोग्राफी, हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो जू और जियोग्राफी मतलब जो एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जा रहे हैं, किस किस जगह पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ। सिस्टेमैटिक्स जो है वो टैक्सोनॉमी का भाई लगते हैं, सेम थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम वो भी पढ़ेंगे। हिस्ट्री मतलब कहानी, है ना, हिस्ट्री कौन कैसे आया, इतिहास। फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, फिलॉसफी सिद्धांत, क्या सिद्धांत है बायोलॉजी के, इन सब पे जो अर्नस्ट मेयर जी थे उन्होंने इन सब पे काम किया था। अब इसमें देखो इवोल्यूशन आ गया ना बच्चा लोग, तो ये जो इवोल्यूशन की वजह पे इन्होंने काम किया, इसलिए इनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने ना एक क्वेश्चन उठाया, हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना,
जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं अपने घर में, वो दिन भर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, उन्होंने बोला इतने तरीके की जीव जंतु हैं, लेकिन वो क्यों हैं? क्या ओरिजिन है? कैसे वो लोग अलग अलग हुए? ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। और देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने ना बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन दी। अब एक चीज बताती हूँ मैं, जो स्पीशीज होती है ना, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। एक पर्टिकुलर, जैसे हम ह्यूमन है तो ह्यूमन एक स्पीशीज, ह्यूमन का जो होमो सेपियंस साइंटिफिक नाम है, सेपियंस हमारी स्पीशीज है। अब कैसे जानोगे स्पीशीज? जैसे टमाटर होते हैं ना, कई वैरायटी के हो सकते हैं, वो वैरायटीज होंगी। स्पीशीज जैसे कि एक ग्रुप है, टमाटर, आलू, है ना, ये सब लोग एक फैमिली में आते हैं, फोलेनेसी, मैं वो भी बताऊंगी। और इन सब का जो नाम है ना, वो सोलेनम करके शुरू होता है। तो ये लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक जीनस में आते हैं। और आलू आलू ही रहेगा, है ना, टमाटर टमाटर ही रहेगा। वो अलग अलग हैं एक दूसरे से, उनकी अलग खुद के कुछ फीचर्स है, वो लोग अलग स्पीशीज है। अर्न्स्ट मेयर वॉज अवॉर्डेड विद ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको 3 ताज पहनाए गए बायोलॉजी के, मतलब इनको सम्मानित किया गया तीन अवार्ड से। बेल्सन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज। ठीक है, क्या क्या? बेल्सन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लिविंग क्या है। अब ये हो गई बहुत काम की चीज। जीवन क्या है, कौन है जीवित और कौन नहीं है जीवित। देखो कैसे बताती हूँ। 5 कैरेक्टर मेन अपने को याद रखने हैं। हम लोग पैदा होते हैं, छोटे से रहते हैं, इतने छोटे तो नहीं रहते, छोटे रहते हैं, फिर हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, है ना। कैसे बड़े होते हैं? हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, तो वो हो गया ग्रोथ। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं और खुद के भी बच्चे होते हैं, है ना, उसको बोलते फिर रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एक साथ चलते रहते हैं ना। हम लोग खाना खाते हैं, वो कैसे, खाना वैसे ही चावल वैसे ही तो नहीं रह जाता है ना, वो टूट जाता है और पूरे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारी बॉडी में चला जाता है। तो वो रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, कैसे नई नई चीजें बन रही हैं हमारी बॉडी में, कैसे चीजें टूट रही हैं, वो सब मेटाबॉलिज्म में आएगा। तो ये लिविंग का फीचर है। कभी टेबल चेयर या जैसी नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज वर्ड का मतलब होता है जमा के रखना, अच्छे से इधर जहाँ जो चीज रहनी चाहिए वो वहां रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे देखो, हमारी बॉडी में जहाँ लिवर होना चाहिए वहीं रहेगा, है ना, एक जगह है सबकी फिक्स, सब ऑर्गेनाइज्ड है कि यहाँ लिवर रहना चाहिए, यहाँ ब्रेन रहना चाहिए, है ना, किडनी कहाँ रहेगी, सबकी अपनी अपनी जगह है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। कौन सा सेल कहाँ रहेगा, अगर नर्व ब्रेन का सेल है ना, तो ब्रेन वाली जगह में रहेगा। किडनी का सेल कहाँ रहेगा? किडनी वाली जगह में रहेगा। जो जहाँ रहना चाहिए वो वहाँ रहेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए हमें ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लेवल्स हैं, सेल, टिश्यू, वो सब मैं अभी बताऊंगी। फिर कॉन्शियसनेस, हमें कोई एक झापड़ मार के जाए तो हमें पता चलेगा ना, है ना, छुई मुई का पेड़ है, उसको छू दो तुरंत मुरझा जाती है। सूरजमुखी, सूरज जैसी सनलाइट है, सनफ्लावर उधर की तरफ मुड़ जाता है। तो सब कोई कॉन्शियस है, जितने लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या है? कॉन्शियस है, राइट। तो क्या क्या फीचर्स हो गए? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ये जो 2 वर्ड है ना, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स, ये मैं बताने वाली हूँ। क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं अभी हम आगे जानेंगे। और डिफाइनिंग फीचर्स मतलब ये तो तय है, अगर ये है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग है,
और ये जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग में पाई नहीं जाएंगी। अगर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है तो वो सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम मर जाएंगे तो हम नॉन लिविंग हो गए, हमारी बॉडी की सारी रिएक्शंस बंद हो जाएंगी। डिफाइनिंग फीचर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में मिलेंगे। डिफाइनिंग फीचर का क्या मतलब हुआ, एकदम ये डिफाइन करेगा, डेफिनेशन है इसकी। अगर मान लो मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो मैं डेड हूँ, है ना। और दूसरी बात, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उसमें नहीं होता है ना मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग में होगा नहीं और लिविंग में ही होगा। अब इसके बिना किसी को लिविंग बोल नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ, हमने 5 फीचर्स पढ़े लिविंग के, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड क्या बोलेंगे बताओ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, दीज आर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर डिफाइनिंग फीचर्स। 5 हैं। चलो पहला क्या है, ग्रोथ, जो कि एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अभी मैं बताने वाली हूँ कि क्यों है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर। पहली बात हम ये जानेंगे ग्रोथ है क्या, है ना, ग्रोथ क्या है। चलो देखो ग्रोथ क्या है। ग्रोथ में 2 चीजें रहेंगी। पहला होगा इंक्रीज इन मास। अगर कोई चीज है, मास मतलब क्या होता है, उसका वजन वगैरह बढ़ जाएगा, वो जितना एरिया घेर रहा है वो सब बढ़ेगा। मास क्या होता है ना। अगर मास बढ़ रहा है तो बोलेंगे ग्रोथ। सिर्फ मास नहीं बढ़ेगा, लेकिन 2 चीजें बढ़नी चाहिए, सेल भी बढ़ेंगे। मैंने अभी बताया था कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल, है ना। वो क्या है, सेल है। तो मान लो एक सेल है, वो डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा। कितने सेल बनाएगा, 2। फिर वो सेल्स डिवाइड होंगे, है ना, उसने 2 सेल बनाए। तो ऐसे डिवीजन चलता जाएगा, चलता जाएगा और एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाएंगे। पता है, जब हम सब मम्मा के पेट में थे तो हमने अपनी लाइफ जो थी, मम्मा के यूट्रस में हम सब थे ना, तो हमने अपनी लाइफ एक सेल से शुरू की थी। इस पृथ्वी पे जितने जीव हैं सब पहले एक सेल थे। उसका नाम होता है जाइगोट, जिसको हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, है ना, 12th क्लास में। चलो, जाइगोट जो है उससे आज हम क्या बन गए, एकदम बड़े वाले ऑर्गेनिज्म। ये कैसा डायग्राम है, देखो ऐसा होता है ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही बना दिया मैंने तो, है ना, देखो कैसा बना दिया। चलो देखो, इस जाइगोट से एक फुल फ्लेश्ड ह्यूमन बीइंग बन गया। कैसे बना, पहली बात तो देखो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। क्या बढ़ गए, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हुआ और एक सेल ने पूरी बॉडी बना दी। बहुत सारे सेल बढ़ गए, बार बार मल्टीप्लाई हो के, है ना। दूसरी बात, मास भी बढ़ जाएगा। इसका क्या मास होगा और इसका क्या मास होगा जानते ही हो, है ना। तो ग्रोथ की 2 चीजें, सेल में सेल का नंबर बढ़ेगा और दूसरा मास बढ़ना चाहिए, है ना, मास बढ़ना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, ग्रोथ के क्या फीचर्स हो गए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब ये बताते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कैसे हुआ। अभी मैंने आपको बोला सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कर गया, एक सेल था वो 2 सेल बन गया, है ना। कैसे, सेल डिवीजन। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो सेल डिवाइड करेगा, है ना। तो सेल डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। अब देखो, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, अब हम कैसे जाने कि वो कैसे ग्रो किया है, हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, है ना। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमको पहले उसको लैब में कल्चर करना पड़ेगा। जैसे कल्चर का क्या मतलब होता है, मान लो ये एक कटोरा है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, खूब सारा खाना पानी रख दिया। किसके लिए, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है ना, बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया को ग्रो करना है, बैक्टीरिया को हमने रख दिया, एक सेल है और इसके लिए पूरा खाना पानी सब अच्छे से रखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, नरिशमेंट लेगा
और अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी सेल डिवीजन करेगा। जब अच्छा खासा मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। कैसे देखेंगे? आँख से देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे और फिर हम गिनेंगे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स बने, कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ, कैसे ये 1 से 2 बना, फिर ये इसमें 2 हो गए, फिर ये इसमें 2 हो गए, फिर ये डिवाइड हुआ, ऐसे ऐसे करते करते पूरी कहानी चलती जाएगी और हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। एक सेल जो है वो मल्टीप्लाई करता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा और उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। चलो ये हो गया दूसरे। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? प्लांट्स है ना और एनिमल्स हैं, फंगस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं उसमें अच्छा एक यूनिसेलुलर फंगस का नाम बताओ, ईस्ट। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं थ्रू आउट लाइफ, है ना, पूरा जीवन बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर एकदम सीढ़ी बढ़ा लेंगे स्वर्ग तक, लेकिन दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। एनिमल्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज। अगर हम लोग की एक बार होता है ना, हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फिर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अब क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। एक एज के बाद ग्रोथ नहीं होती है। फिर क्या होगा? अगर मान लो हमारी स्किन है, यहाँ पे चोट लग जाए, है ना, तो तुरंत वो घाव भर जाता है ना। कैसे हील करता है वो घाव? क्या होता है, मान लो ये स्किन एकदम नॉर्मल थी, यहाँ चोट लग गई, तो जो बगल के सेल्स है ना वो मल्टीप्लाई कर करके उस जगह को भर देते हैं और घाव पूरा भर जाता है। इसको बोलते हैं क्या? रिपेयर होना। तो आप एक एज के बाद ग्रोथ नहीं होगी। क्या होगा? अगर कहीं पे कुछ इंजरी हुई है तो वहाँ के जो सेल गायब हो गए हैं, यहाँ से चोट लगेगी, छिल जाएगा तो वहाँ की पूरे सेल्स गायब हो जाएंगे ना, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होगा। आफ्टर सर्टेन एज सेल डिवीजन अकर्स ओनली टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स इन सर्टेन टिश्यूज बोला है। मतलब कुछ ही टिश्यूज में, जैसे ब्रेन है वहाँ तो ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, तो ये कुछ ही टिश्यूज में होता है, ठीक है। चलो स्किन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारी पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आहार नली, मुंह से लेकर के एनस तक पूरा का पूरा रिप्लेस होता रहता है हमेशा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, है ना। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर बट इट इज नॉट, we can say that it is non-defining feature. It is a feature of life but it is non-defining feature. Growth is feature of life but it is non-defining feature of life. इसमें क्या अंतर है इन दो शब्दों में, डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर? अभी हम देखेंगे। इंक्रीज इन बॉडी मास, देखो लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग हैं, है ना। हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है? अंदर से होती है। ऐसा नहीं होता ना कि बाहर से सेल जो है मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और ऊपर एकदम पहाड़ बन गया स्किन का। ग्रोथ अंदर से होती है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सैंड, रेत, जैसे कि पहाड़, माउंटेन, जैसे कि बोल्डर। अब ये बोल्डर क्या होता है अभी बताती हूँ। इनमें जो ग्रोथ होती है वो बाहर से होती है, अंदर से ग्रोथ नहीं होती। जैसे देखो यहाँ रेत है, अगर इस पे रेत उड़ उड़ के और ऊपर इकट्ठी होती जाए तो रेत का टीला बन जाएगा ना, उसको बोलते हैं सैंड माउंट। उसको क्या बोलते हैं? सैंड माउंट। पहाड़ ऐसे छोटा छोटा रहता है, फिर ये बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन। तो सब जानते हैं, ठीक है। उसमें बाहर से ग्रोथ हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। रेत में क्या हुई? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ सैंड में, और पहाड़ में, माउंटेन में, उसमें भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फिर एक चीज है बोल्डर। बोल्डर एक्चुअली 10.1 इंच से जो बड़े पत्थर होते हैं ना उनको बोल्डर, 10 इंच है, उठा के किसी को मारना मत, ठीक है। इसको तो उठा ही नहीं पाओगे इतने बड़े वाले को। बोल्डर जो है वो
10.1 इंचेस से ज़्यादा बड़ा जो भी पत्थर है उसे बोल्डर बोलते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें अगर ग्रोथ हो रही है तो कोई चीज़ ऊपर से जमा हो रही है। ये है छोटा सा, इस पे चीज़ जमा होती गई, जमा होती गई, जमा होती गई, और क्या बन गया, ग्रोथ हो गई, है ना, वो बड़ा बन गया छोटे से। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। ठीक है, चलो, लिविंग में इंट्रिंसिक, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब आगे देखते हैं। ये देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी, क्या बोला था कि जो ग्रोथ है वो है नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, बट इट इज अ फीचर ऑफ लाइफ। क्या अंतर है दोनों में, देखो, एज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो। लिविंग हम लोग, नॉन लिविंग अभी बताया ना, पत्थर, पहाड़, रेत, है ना, ये लोग दोनों के दोनों ग्रो करते हैं, हम लोग भी और ये लोग भी। लेकिन इसलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, क्योंकि वो लोग तो नॉन लिविंग है ना। दूसरी चीज, एज डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो मृत व्यक्ति है, जैसे मैं ही मर जाऊं तो मैं ग्रो तो नहीं करूंगी ना। सो ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रोथ केवल लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है, ऐसा नहीं है। देखो क्या अंतर है इन दोनों में। जो लिविंग है, जैसे कि मैं हूं, तो मुझ में ग्रोथ होगी, ठीक है, और मैं मर गई तो ग्रोथ खत्म। इसलिए ये मैं लिविंग हूं तो मेरा फीचर ग्रोथ होगा। और कोई नॉन लिविंग है, जैसे पहाड़ वहाड़, वो भी ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ग्रोथ को बोलते हैं इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ हो गया। अब हमने दूसरा पढ़ा था रिप्रोडक्शन। क्या देखना है अपने को, रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखो कैसे देखते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, एक सेल वाले, अमीबा लोग, एक सेल वाली एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। देखो, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो सिनोनिमस होती है रिप्रोडक्शन के लिए। कैसे, एक सेल है ना, बैक्टीरिया का, वो डिवाइड करेगा और वो 2 बन गया। यही है इसका ग्रोथ, यही है इसका रिप्रोडक्शन। ये सेल तो खत्म हो गया, इसने अपने 2 बच्चे बना दिए, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं इसको। और ये 2 में बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए, इसलिए इसको ग्रोथ भी बोल देते हैं। ग्रोथ होता है ना, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपना प्रोजेनी, बच्चा प्रोड्यूस करना। तो यहाँ बच्चे भी प्रोड्यूस कर दिया, मतलब कुछ क्लियर कट डिफरेंस नहीं है कि यार ये बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है कि ग्रो कर रहा है। तो दोनों सिनोनिम है ना, समानार्थी हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये हो गया बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा। इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, और ग्रोथ भी यही है, ठीक है। चलो अब मल्टी सेलुलर का देखें। हम लोग मल्टी सेलुलर है ना, हमारे में क्या है, ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। एक 5 साल का बच्चा है, वो ग्रो करते करते 13 साल का हो गया, तो 5 साल से वो रिप्रोड्यूस थोड़ी करने लगेगा। एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होगी, है ना, और एक एज के बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा। दोनों चीजें एकदम अलग है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपना बेबी पैदा करना, ठीक है, जो जिसके फीचर्स माता पिता जैसे होंगे। जिसे हम लोग हैं, बोलते हैं ना, हमारी आँख मम्मी पे गई है, हमारी नोज पापा जैसी है, हमारे ईयर्स मम्मा जैसे हैं। तो हम लोग मम्मी जैसे दिखते हैं, लेकिन एकदम डिट्टो कॉपी नहीं दिखते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, अपने माँ बाप जैसे लक्षण होना बच्चे में, ऐसे बच्चे पैदा करना, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये कितने तरीके का है, 2 तरीके का। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 गैमीट्स चाहिए, है ना, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, 2 गैमीट्स चाहिए। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें एक ही पेरेंट, है ना, ओनली 1 पेरेंट,
इन जनरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स, यानी कि गैमीट क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, फीमेल गैमीट इज नोन एज ओवम एंड मेल गैमीट इज स्पर्म, ठीक है। असेक्सुअल में गैमीट चाहिए नहीं, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इट इज नोन एज वर्जिन बर्थ, जिसे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक फीमेल पेरेंट है ना, वो डायरेक्ट बिना मेल के, बिना स्पर्म के, वो अपने ही ओवम से डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस कर सकती है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसे मधुमक्खी जो होती है, उसमें जो मेल प्रोड्यूस होता है ना, ड्रोन, चींटी में, इन लोग में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो 2 रिप्रोडक्शन हो गए, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल में गैमीट्स चाहिए, असेक्सुअल में इन जनरल गैमीट नहीं चाहिए रहते हैं, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस जो है उसमें गैमीट रहता है, फीमेल गैमीट, ओनली फीमेल गैमीट, नॉट मेल गैमीट, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर को हम लोग 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। गैमीट इसमें नहीं चाहिए, है ना। इसमें क्या बनेंगे, अभी फंगस को देखते हैं। फंगस में स्पोर्स बन रहे हैं, दीज आर असेक्सुअल स्पोर्स, दीज आर असेक्सुअल स्पोर्स। फॉर एग्जाम्पल कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। यहाँ असेक्सुअल स्पोर्स क्यों लिखा है, क्योंकि फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, जिससे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो फंगस जो होता है, इसके असेक्सुअल स्पोर्स का एग्जाम्पल है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। ये क्या है, ये हम फंगाई जब पढ़ेंगे ना, ग्रुप किंगडम फंजाई, तब देखेंगे। ये ऐसे 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 करके ना एक स्टॉक पे लगा रहता है, यानी एक डंडे पे। इस डंडे का नाम होता है कोनिडियोफोर, और इस पे ये लगे रहते हैं छोटे 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 छोटे, है ना। ये पेनिसिलियम, ऐसे ही बहुत सारे लगे रहेंगे। हम लोग सब पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, देखो, ये है यीस्ट, है ना। अब यीस्ट में क्या हुआ, ये एक सेल है, इसमें एक बड निकला है। बड मतलब एक आउटग्रोथ, छोटा सा, एक सेल से एक आउटग्रोथ निकल गया। फिर वो आउटग्रोथ थोड़ा सा बड़ा होगा, ये देखो बड़ा हो गया है ना। उसके बाद क्या होगा, वो बड अलग हो जाएगा अपने पेरेंट से, और यीस्ट रिप्रोड्यूस कर गया, है ना। बडिंग होती है, यीस्ट में क्या होती है, बडिंग होती है, एक आउटग्रोथ निकलना। बडिंग मतलब एक आउटग्रोथ निकलना। हाइड्रा में क्या होगा, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। हाइड्रा है ऐसा, ठीक है, इसमें टेंटिकल्स वगैरह रहते हैं। हम लोग इसको कब पढ़ेंगे, जब हम फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे, यानी फाइलम निडेरिया। अब देखो, हाइड्रा ऐसा है, उसमें एक बर्ड निकला, पेरेंट ऐसा था ना, तो उसकी जैसा बनना पड़ेगा ना, बच्चे माँ बाप जैसे बनते हैं ना। ये देखो, फिर इसमें क्या होगा, बड़ा होगा और ऐसे टेंटिकल्स निकलेंगे। जब निकल जाएंगे, थोड़ा सा सही हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा अपने पेरेंट से। यहाँ देखो एक बर्ड है, यहाँ दूसरा बर्ड है, टेंटिकल निकल रहे हैं, ठीक। हाइड्रा में बडिंग, ईस्ट में बडिंग, है ना। और कोनिडियोफोर पे, कोनिडिया किस पे बनते हैं, पेनिसिलियम में। अभी देखो, पेनिसिलियम से दवा बनती है ना, पेनिसिलिन। अभी हम देखते हैं एक और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रू रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया। हम लोग पढ़ेंगे जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे, एक प्लेटीहेल्मिन्थस है, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लेनेरिया होता है, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस को, फ्लैट वर्म्स होते हैं वो, है ना। उसका एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया। ये एक जीव है, और इस जीव को पता है, इस यूट्यूब में इसका वीडियो सर्च करोगे ना, रीजनरेशन ऑफ प्लेनेरिया, तो मिल जाएगा लाइव। ये देखो उसका कैसे कैसे हो रहा है, सब मिलेगा प्रोसेस। ये है, इसको काट दो, बेचारा कट जाएगा ना, तो ये इतना पोर्शन पूरा पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लेता है। अगर इतना सा भी काट दोगे ना, और ये पोर्शन बाहर निकल गया,
तो ये पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन जाता है। अब यहाँ देखो, इसको 3 भाग में बांट दो। अगर ये पोर्शन कटा है तो इससे नया प्लेनेरिया बनेगा। हेड तो है, टेल भी बन जाएगी, पूरा बॉडी बन जाएगा। बीच से काटोगे, ये देखो यहाँ बीच से काटा है तो ऊपर और नीचे हेड एंड टेल बन जाएगा। अगर यहाँ से काट दो, ठीक है, तो इसका ऊपर का पूरा हेड बन जाएगा और ये जो दूसरे पोर्शन होंगे ये टेल बनाएंगे। मतलब इसको कहीं से भी काटो, प्लेनेरिया की बॉडी को पूरा रीजनरेट कर जाता है। इसमें होती है ट्रू रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है फ्रेगमेंट हो जाना, टुकड़े हो जाना, और रीजनरेशन मतलब वो जो टुकड़े हैं वो पूरे बड़े होके खुद से एक नया इंडिविजुअल बन जाए। तो ये 2 शब्द में अंतर होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये 12th के सिलेबस में है ना। उसके बाद क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा एक जीव है, उसमें अगर फ्रेगमेंट कर दोगे तो वो भी नए नए हाइड्रा बन जाएगा। लेकिन ये जो होते हैं ना, इनमें डिफरेंस होता है। कैसे, एक हाइड्रा है, उसको जब 3 भाग में बांटोगे ना, तो जो पहले से उसकी बॉडी में सेल्स थे, जो सेल्स पहले से उसकी बॉडी में हैं, वो ही अपने आप को सेटल कर लेंगे कि तुम लोग सर बनाओ, मैं पैर बनाता हूँ, ऐसे करके। नए सेल नहीं बनते हैं। हाइड्रा बना रहे, हाइड्रा को तोड़ दो 3 भाग में, जो ये वाला हिस्सा होगा इसमें जितने भी सेल्स होंगे वही ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, बोलेंगे चलो यार तुम लोग पैर बना लो, तुम लोग सिर बना लो, मैं पेट बना लेता हूँ, ये होगा, है ना। ऐसे ही सब में होगा। ये यहाँ के जो सेल्स होंगे वो बोलेंगे यार तुम सिर बनाओ, मैं ये बनाता हूँ, ऐसे करके। और ऐसे ही लास्ट पोर्शन में होगा, पैर तो पहले से, वो बोलेगा तुम लोग सिर बनाओ, तुम लोग ऐसे बनाओ। हेड मतलब इसका हेड नहीं होता है, एक चीज बोल रही हूँ कि हाँ तुम लोग ऊपर जाओ, तुम लोग ऐसे जाओ, पूरा का पूरा बन जाएगा। प्लेनेरिया में नए सेल्स बनते हैं, दोनों के रीजनरेशन में अंतर है। हाइड्रा में जो पहले से है वही अरेंज हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन प्लेनेरिया सेल डिवीजन करता है नया नया, है ना। ये 2 तरीके हैं रीजनरेशन के, जिसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी देखो ये क्या है, स्पाइरोगायरा, एक यूनिसेलुलर, ये फिलामेंटस एल्गी है स्पाइरोगायरा। इसको अगर फ्रेगमेंटेशन होगा ना तो फिर नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा किंगडम, एल्गी में पढ़ेंगे हम लोग। फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। अब ये मॉस क्या है, क्या है मॉस, सोचो क्या हो सकता है मॉस। हम लोग जब किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे ना, तो हम लोग उसमें 3 ग्रुप्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, थैलोफाइट्स जिसमें एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट्स जिसमें लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस आते हैं, एंड लास्ट में टेरिडोफाइट्स जिसमें फर्न्स आएंगे। ये एक प्लांट किंगडम का सदस्य है, ठीक है। इस सदस्य में स्पोर बनते हैं और ये स्पोर जब धरती पे गिरते हैं ना तो ये जर्मिनेट होता है। जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रोटोनीमा होता है। ये प्रोटोनीमा पूरा जाल बिछा लेता है, एक्चुअली प्राइमरी फिर सेकेंडरी ऐसे कर करके पूरा जाल बिछ जाता है और उस जाल से पूरा नया मॉस खड़ा हो जाता है। तो अगर ये कहीं से टूट जाए तो ये पूरा रीजनरेट कर लेते हैं, नए नए प्रोटोनीमा, नए नए मॉस बन जाएंगे, है ना। नए नए क्या बन जाएंगे, मॉस बन जाएंगे। ये हम पढ़ेंगे कब, किंगडम प्लांटी में, उसमें भी ब्रायोफाइट्स में। किसमें पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी यानी प्लांट किंगडम में, उसमें भी ब्रायोफाइट्स, ठीक है। चलो, फ्रेगमेंटेशन इन फंगल हाइफी। फंगस, हम लोग मशरूम वगैरह खाते हैं ना, जो मशरूम होता है ना उसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये मशरूम है, ठीक है, ऐसे बॉडी होती है ना, हम लोग खाते हैं मशरूम, वो धरती में रहता है, फिर धरती के ऊपर रहता है, फिर देखो यहाँ ने जाल बिछा रहता है, जैसे पेड़ में रूट्स होती है ना, ऐसे ये हो गया। लेकिन ये जो होती है ना, ये पूरा बॉडी में फैले रहते हैं। इन धागों को बोलते हैं, फंगस का बॉडी कुछ धागों से बना है। वो जो धागे हैं ना वो है हाइफी, फंगल हाइफी। और जो धरती के नीचे रहता है क्या रहता है पता है, माइसीलियम। हम किंगडम फंजाई में पढ़ेंगे। ये देखो, ये हाइफी है, हर धागा हाइफी है। इसको तोड़ दोगे तो इससे नया फंगस बन जाएगा। तो क्या क्या हो गया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, हमने पढ़ा कि कोनिडिया बनते हैं पेनिसिलिन वाली, उसमें पेनिसिलियम में पेनिसिलिन दवाई बनाते हैं हम उससे।
तो पेनिसिलियम में कोनिडिया, ईस्ट में बडिंग, हाइड्रा में बडिंग, है ना। प्लेनेरिया में रीजनरेशन, हाइड्रा में रीजनरेशन एंड बडिंग बोथ, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, मॉसेस के प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन, फंगस के हाइफी में फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, हमने बहुत सारी ये एग्जाम्पल्स पढ़े और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सब जानते हैं, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, हम पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में, जिसकी वीडियोस में डालूंगी, ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। क्यों ऐसा बोलेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और क्यों बोलेंगे कि ये फीचर है? दो शब्द होते हैं, मैंने बताया था ना, एक होता है फीचर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। मतलब अगर कोई लिविंग बीइंग है तो वो रिप्रोड्यूस करता है इन जनरल, है ना, ये उसका फीचर है। कोई पत्थर वत्थर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, टेबल नहीं है कि हम एक टेबल लाए तो वो अपने आप दो हो गई, तो नॉन लिविंग चीज तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी, इसीलिए बोलते हैं कि जीवित का फीचर है। लेकिन जिन लोग के बच्चे नहीं होते, क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है ना, ठीक है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लाइफ का। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया वगैरह जो एक सेल वाले जीव हैं वो तो सीधे 1 से 2 हो गए, पहले वाला तो गायब ही हो गया, वही 2 में बट गया। ऐसा ह्यूमन में नहीं होता है ना, माँ बाप ने बच्चा पैदा किया तो माँ बाप गायब थोड़ी हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में क्या है, 1 सेल है वो 2 सेल बन गया, ये तो गायब ही हो गया। और यही है ग्रोथ, यही है रिप्रोडक्शन। तो कुछ क्लियरिटी ही नहीं है कि क्या ग्रोथ क्या रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है। इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट यूजेस ऑफ टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज, मेनी ऑर्गेनिजम्स डोंट रिप्रोड्यूस, दे डोंट रिप्रोड्यूस। विच ऑर्गेनिजम्स? वर्कर बी। एक्चुअली जो मधुमक्खी होती है ना, उसकी छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है रानी, क्वीन, एक होता है पुरुष, ड्रोन, और एक होती है वर्कर बी जो दिहाड़ी मजदूर होती है, जो शहद बनाती है, जो फूलों पे जाती है, उनसे रस लेके आती है, शहद बनाती है, फूलों से नेक्टार लेके आती है ना, पॉलन लेके आती है, सब लेके आती है, अपना शहद वहद बनाती है, वो उसका काम है। फिर जो नए बच्चे मधुमक्खी के छत्ते में पैदा होते हैं उनका नरिशमेंट करती है, ये सब काम वर्कर बी के होते हैं। और ये क्यों स्टेराइल हो जाती है? एक्चुअली वर्कर बी फीमेल होती है जब पैदा होती है, तो मधुमक्खी की अगर बेबी गर्ल पैदा हुई है फीमेल, तो अगर वो रॉयल जेली खाएगी, है ना, रॉयल जेली, तो वो बन जाती है क्वीन। और अगर उसने हनी खाया तो वो बन जाती है वर्कर बी। क्या बन जाएगी? वर्कर। उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे उसकी वो बेबी पैदा करने लायक नहीं रह जाती है, वो स्टेराइल हो जाती है। दूसरी चीज म्यूल, ये क्या है अभी देखते हैं। ये हॉर्स और डोंकी के कॉम्बिनेशन से बेबी पैदा होता है। तीसरा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, म्यूल, हिन्नी, वर्कर बी, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या ये जीवित नहीं है? ये लोग भी तो जीवित है ना यार, जीवित है बेचारे लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां देखो, ये क्या है? म्यूल। म्यूल इज ऑफस्प्रिंग ऑफ गधा एंड घोड़ी, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। गधा और घोड़ी के बेबी का नाम क्या है? म्यूल। और घोड़ी और गधे का बच्चा जो होगा वो क्या होगा पता है? हिन्नी। अगर फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स का बेबी होगा ना, तो उसको हिन्नी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कारण पता है क्या है? जो हॉर्स होते हैं उनमें 64 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो डोंकी होता है उसमें 62 होते हैं। तो जो ये म्यूल और हिन्नी होते हैं, इन दोनों, इनके बच्चे हॉर्स डोंकी के, इनमें 63 क्रोमोसोम्स होते हैं, 64-62 के बीच का। ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते, है ना। वर्कर बी, अब क्या है, 63 है ना, वो कैसे गैमीट बनाए, क्या करे, इसलिए नहीं रिप्रोड्यूस कर पाता म्यूल और हिन्नी। वर्कर बी को देखते हैं। वर्कर बी मैंने अभी बताया ना, जो फीमेल होती है, बच्ची पैदा हुई है, अगर उसने रॉयल जेली खा ली तो वो क्वीन बन गई, लेकिन अगर उसने हनी खाया तो वो वर्कर बी बनेगी। उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे जिससे वो स्टेराइल हो जाएगी, वो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, वो सिर्फ मजदूरी करेगी, ये सेक्रीफाइस करती है।
तीसरा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, दे डोंट रिप्रोड्यूस, है ना। तो ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं लेकिन ये लिविंग है, इसलिए बोलते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ लाइफ, है ना, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग है, टेबल चेयर वगैरह, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। हम ही मर जाए तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट नॉन लिविंग थिंग्स डोंट रिप्रोड्यूस, है ना। बट जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, म्यूल, हिन्नी, वर्कर बी, है ना, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इसलिए बोलते हैं इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ बट इट्स अ फीचर ऑफ लाइफ। चलो देखो मेटाबॉलिज्म, इसको भी देखेंगे हम लोग, है ना। और क्या बचा, 3, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 3 डिफाइनिंग फीचर्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमने आज क्या देखा, कोर्सेज देखे, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ देखे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ है, इसको देखा हमने। मैंने बताया था लिविंग क्या होता है, लिविंग होता है जिसमें 5 फीचर होते हैं, 2 हैं नॉन डिफाइनिंग और 3 हैं डिफाइनिंग फीचर्स। नॉन डिफाइनिंग क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंड डिफाइनिंग क्या है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ क्या है। आज तो हमने नॉन डिफाइनिंग फीचर्स पढ़े, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफाइनिंग फीचर्स, जो एकदम परफेक्ट है कि अगर ये चीज़ है तो ये लिविंग है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बाय।